हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टेट जून 2024 आज 22 जून को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम फुली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, सभी सेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है? तो थॉट्स, अटेंशन, परसेप्शन, ये कंपोनेंट्स हैं कॉग्निशन के। ओके, यहाँ पूछा है कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो फीलिंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, भावना। सेकंड क्वेश्चन है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। प्रोक्सिमोडिस्टल जो विकास में इसमें कौन सी दिशा होती है? तो प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट की सीक्वेंस फॉलो होती है वो होती है सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, केंद्र से परिधि की ओर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेंटर टू पेरिफेरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं? तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, प्रयोग द्वारा ये सर्वोत्तम तरीके से निर्धारित होते हैं। ओके, प्रयोग विधि द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन फोर्थ है विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। जन्म से, बर्थ से, या गर्भाधान से, शिशुकाल से, इनमें से कोई नहीं। अगर हम प्रोसेस देखें डेवलपमेंट की तो ये स्टार्ट प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। ओके, प्रीनेटल स्टेज से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है गर्भाधान, तो हम इसको ऑप्शन बी लेकर चलेंगे। ओके, कंसेप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, गर्भाधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ऊर्जित तथा निर्देशित व्यवहार है। एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज। एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज मोटिवेशन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, अभिप्रेरणा होती है ऊर्जित और निर्देशित व्यवहार। सिक्स्थ क्वेश्चन है परावर्तित चिंतन का विकास होता है। रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग फिलिंग द ब्लैंक स्टेट। जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग होती है ये जीन पैजे की कौन सी स्टेज में होती है? तो जीन पैजे की ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो लास्ट स्टेज है। ओके, डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू जीन पैजे। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है परावर्तित चिंतन का विकास। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोपोनेटेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है जीन पैजे ने, गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है गार्डनर ने, एरिक्सन ने दी है। कौन सी थ्योरी दी है आपको बताना है। इसका क्वेश्चन भी आया है, अभी आगे इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसी पेपर में एरिक्सन की थ्योरी से। ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है, और करेक्ट आंसर तो इसका होगा ऑप्शन डी पियाजे। ओके, एट्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। फिलिंग द ब्लैंक्स के अनुसार प्रत्येक बालक या बालिका वातावरणीय सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालता है। तो यह है संरचनावाद का सिद्धांत। ओके, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, अपने तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग को। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर वंस फेलियर इज। अपनी असफलता के बहाने ढूंढना है। फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर ओन फेलियर इज रियलाइजेशन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बीच में क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन नंबर 10 है पहले। एरिक्सन के अनुसार, ये आ गया एरिक्सन का क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार स्व पहचान संकट फिलिंग द ब्लैंक्स अवस्था से संबंधित मुख्य विकासात्मक तत्व है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद फिलिंग द ब्लैंक स्टेज। ये कौन सी स्टेज में आती है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस आती है एडोलेसेंस स्टेज में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एडोलेसेंस स्टेज में आती है आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, ये स्टेज होती है 12 से 18 ईयर्स तक। ओके, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सुप्तावस्था
सुप्तावस्था की विशेषता है। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, इसमें जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो फोकस करते हैं एनर्जी ऑन क्रिएटिंग आइडेंटिटीज थ्रू देयर हॉबीज, फ्रेंड्स एंड स्कूल। ओके, यानी इसमें पीर रिलेशन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीर रिलेशन, साथी समूह संबंध। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। देखिए इस क्वेश्चन में एज सच क्लियरिटी नहीं है अभी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स आर्थी स्मृति में संचित होता है। सिमेंटिक मेमोरी जो होती है इसमें क्या क्या स्टोर होता है पूछा है। ये जो सिमेंटिक मेमोरी होती है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और जो भी आपकी जनरल नॉलेज होती है वो इसमें स्टोर होती है डेली लाइफ की। तो उसमें करेक्ट होगा ऑप्शन ए, लाइफ इवेंट्स। ओके, सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स लाइफ इवेंट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है साउंड ऑफ बेल इन पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। अब जो घंटी बजती है पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो कुत्ते के साथ एक अनुप्रयोग किया गया है पावलव के द्वारा, उसमें जो घंटी है वो कौन से स्टिमुलस का काम करती है या रिस्पॉन्स का काम करती है, कंडीशनल, कंडीशनड या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है या स्टिमुलस है। तो जो बेल बजती है वो कंडीशनड स्टिमुलस का काम करती है। ओके, कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, कंडीशनड स्टिमुलस। पावलव ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, और इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट स्टेज इन द मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशनल साइकिल में पहले जो स्टेज है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आती है नीड। ओके, आवश्यकता। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स संचयित संवेदी सूचना को प्रक्रमण हेतु फोकस में लाने की प्रक्रिया। सो प्रिसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। ओके, प्रिसेप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है टैट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है। टैट की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। टैट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो ये जो टैट है प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इस किसके लिए, किसके मेजर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसके मापन के लिए। तो इसमें पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है। ओके, थीमेटिक प्रोजेक्टिव टेक्निक में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, टैट इज ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो किन में पाई जाती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके इंटेलिजेंस में पाई जाती है। कई प्रकार के बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग होती है। एटीट्यूड डिफरेंट होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू फ्राइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कार्यकारी शाखा है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज ईगो। ओके, ईगो क्या करती है, ये इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के रखती है ये। ओके, ये रियलिटी में हो जाती है। इड जो होती है ये इनकी अलग की दुनिया होती है, यानी जो आपके ख्याली पुलाव होते हैं, दिमाग में चले होते हैं। ओके, ये इड के अंतर्गत आते हैं। और सुपर ईगो आपके अंदर का एक टाइप से भगवान होता है। ओके, या आपके अंदर का गॉड होता है। और ईगो होती है ये रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ओके, रियलिटी प्रिंसिपल को। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, ईगो, अहम। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित एक प्रक्रिया है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज, जो अधिगम का पठार है, या आप लर्निंग कर रहे हैं, या आपका ग्राफ है, ऐसे आप लर्निंग कर रहे हैं और आपका जो लर्निंग का प्लेटो आ जाता है, यानी आपका ग्राफ स्टेट चढ़ने लगता है, यानी आपके अधिगम में ठहराव आ जाता है। ओके, लर्निंग हाल्ट। ओके, यानी आपकी लर्निंग जो है कुछ समय के लिए रुक जाती है, ठहराव आ जाता है इसमें। तो ये प्लेटो दर्शाता है, लर्निंग का प्लेटो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फेसाइज्ड, ये आ गया एरिक्सन से क्वेश्चन, एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है। जो एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत है इसमें किस किस फैक्टर पे बल दिया है इन्होंने? बायोलॉजिकल फैक्टर पे दिया है, सोशल फैक्टर पे दिया है, अनकॉन्शियस फैक्टर माइंड पे दिया है, या नन ऑफ दिस। तो एरिक्सन ने अपनी सोशल फैक्टर की थ्योरी दी है, सामाजिक कारकों पर। ओके, सोशल फैक्टर पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। ओके, एरिक एरिक्सन के जो स्टेजेस दिए हैं इन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं। ओके, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, 8 स्टेजेस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेल्फ सोशल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉइस इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट। तो वॉइस की यहाँ पे फुल फॉर्म है विस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये टाइप है किस प्रकार के टेस्ट का? पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, सेंसरी एंड नन ऑफ दी। तो ये जो टेस्ट है ये तो इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट है ये, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो या तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, ऐसे तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी और बी में से इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। अब देखना होगा कौन सा इसमें करेक्ट होगा, करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, वन एग्जांपल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। वाचिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। अगर बात करें तो जो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट भी ये वर्बल टेस्ट नहीं है, ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। ओके, आर्मी बीटा टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट है। भाटिया बैटरी टेस्ट ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। ओके, ये तीनों ही टेस्ट यहाँ पे नॉन वर्बल दिए हैं। यहाँ पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल का, तो यहाँ पे एक भी एग्जाम्पल नहीं है नॉन वर्बल का, यानी कि नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, सृजनात्मकता में सम्मिलित नहीं है। क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है। क्रिएटिविटी में जो इन्वॉल्व होती है थिंकिंग वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का काम नहीं है। ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये बिल्कुल नैरो थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट इनसे डाइवर्सिटी होती है सोचने में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है क्रिएटिविटी में कन्वर्जेंट थिंकिंग को है। नोवेलिटी यानी नवीनता क्रिएटिविटी में जरूरी होती है। मौलिकता ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, इमेजिनेशन भी होनी चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही थी, तीनों ऑप्शन सही थे। ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड इज ऑब्लिक आर। अभिवृत्ति में तत्वों की संख्या होती है। सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड आर थ्री नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। ओके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स इज। धनात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया के अधिगम की संभावना है। इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग इज रिस्पॉन्स, लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स इज इंक्रीजेज। ओके, बढ़ती है प्रोबेबिलिटी इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 28, कंसेप्ट ऑफ लैड वाज गिवन बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ लैड, अब लैड की फुल फॉर्म क्या होती है? लैड की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कॉन्सेप्ट दिया था तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज गिवन बाय चोम्स्की। ओके, लैम चोम्स्की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चोम्स्की द्वारा ये लैड का कॉन्सेप्ट दिया गया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्किनर की थ्योरी का नाम क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमाज टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये है क्वेश्चन जीन पैजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडिफाइंग
और रीडिंग स्कीमाज टू फिटिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एकोमोडेशन। ओके, एकोमोडेशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एकोमोडेशन। और लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 30, मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इज, चरों के सक्रिय परिवर्तन तथा नियंत्रण की विधि क्या है? एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, ये एसोसिएट होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ये एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑब्जर्वेशन, सर्वे, केस स्टडी, तो ये तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 31, चूज करेक्ट सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनस। इग्नोमिनस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो सिनोनिम होगा, सिमिलर वर्ड होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा। ओके, तो रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, वेल्दी, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हमारे पास एक ही यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, डिसग्रेसफुल। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका सिनोनिम, डिसग्रेसफुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन है कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का सिमिलर वर्ड सिनोनिम होगा डिवास्टेटिंग। ओके, डिवास्टेटिंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का सिमिलर वर्ड होगा सिनोनिम इको फ्रेंडली। ओके, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल। ओके, ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, इको फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 टू 35 पूछा है यहाँ पे, करेक्ट प्रीपोजिशन टू मेक द सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। ओके, तो पहला दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, दे केम फिलिंग द ब्लैंक्स अ टैक्सी। दे केम इन अ टैक्सी। ओके, दे केम इन अ टैक्सी। अब टैक्सी जैसे अब छोटा व्हीकल है तो उनके साथ इन लगता है। ओके, दे केम इन अ टैक्सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही इज फॉन्ड फिलिंग द ब्लैंक्स टी। फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। ओके, फॉन्ड ऑफ, हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 में यहाँ बोला है करेक्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल वन। ओके, तो पहला है माई कॉलेज इज फर्दर देन हर, हर्ज, या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, या नन ऑफ द अबव। तो माई कॉलेज इज फर्दर देन हर्ज। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पे लगेगा पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है ही फिलिंग द ब्लैंक्स सेड सो। ही, हिसेल्फ, हिमसेल्फ, या हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ या देमसेल्व्स। ही हिमसेल्फ सेड नो। ओके, ही हिमसेल्फ सेड नो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है चेंज द वॉइस। ओके, 38 और 39 में चेंज द वॉइस। क्वेश्चन नंबर 38 है हु टॉट यू फ्रेंच। हु टॉट यू फ्रेंच, तो इसका जो वॉइस चेंज करेंगे, हु का हो जाएगा बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। ओके, देखिए इज तो नहीं आएगा तो ये तो हट जाएगा, एंड फोर्थ में भी देखे तो यहाँ भी इज लगाया तो ये भी हट जाएगा, सिंपली वॉज ही आएगा और वॉज। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दे मेड हिम अ किंग। दे मेड हिम अ किंग, तो हिम से शुरू करेंगे तो हिम का हो जाएगा ही। मेड है तो यानी पास्ट में है, वॉज आएगा। ही वॉज मेड अ किंग, ही वॉज मेड अ किंग बाय, दे का देम। ओके, देम, ही वॉज मेड अ किंग बाय देम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ही वॉज मेड किंग बाय देम। देखो यहाँ पे ए मिसिंग है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक इज। फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक इज, तो इसका जेंडर चेंज हो जाएगा फेमिनिन में डचेस। ओके, डचेस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, DUCHESS। क्वेश्चन नंबर 41 है द एडजेक्टिव ऑफ होल इज। एडजेक्टिव बताना है होल का, होलसम, होली, कंप्लीट या ऑल। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ऑल। क्वेश्चन नंबर 42 है द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिट इज, तो स्पीट की जो पास्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी स्पैट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्पैट। क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे आई फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर 5 years, आई स्टडी, आई एम स्टडिंग, तो यहाँ पे फॉर है तो आई एम स्टडिंग तो नहीं आएगा। आई हैव बीन स्टडिंग, आई एम स्टडिंग तो ये तो नहीं होगा, तो बचता है ऑप्शन सी, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है द अर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ बोला गया है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45 to 47, पिक अप द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओके। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रेवेंस, ये स्पेलिंग ऐसा लग रहा है कि पहले भी एग्जामिनेशन में पूछी गई है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगा ऑप्शन नंबर सी में, जो है सी जी ग्रेवेंस में GRIEVANCES, ओके, ग्रेवेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है शिकायत, ओके, शिकायत। नेक्स्ट है अबेंस, अबेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग हो ABEY, यहाँ पे ए आएगा, ओके, ABEYANCE, ओके, ऑप्शन डी अबेंस। अबेंस होता है अनदेखी करना, ओके, अनदेखी। क्वेश्चन नंबर 47 है एस्ट्रोनॉट, ओके, एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग होती है ASTRONAUT, ओके, ASTRONAUT, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, आई फिलिंग द ब्लैंक्स स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ओके, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आई फेल्ट इट, आई फेल्ट बारिश हो सकती है, आई फेल्ट इट माइट, आई फेल्ट इट माइट रेन, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइट। क्वेश्चन नंबर 50 to 51, यहाँ बोला गया है कलेक्टिव नाउन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, सिलेक्ट करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स कैटल ऑफ, कैटल इज पासिंग, अब कैटल के साथ लगता है अ हर्ड, ओके, अ हर्ड ऑफ कैटल, ओके, एक मवेशियों का समूह, ओके, अ हर्ड ऑफ कैटल, ओके, कैटल के साथ हर्ड लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है फिलिंग ब्लैंक्स ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, ओके, क्राउड होता है लोगों का, अ क्राउड ऑफ पीपल, ये तो है पहले से क्राउड, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्राउड। क्वेश्चन नंबर 52 है 52वां क्वेश्चन बोला है द प्लूरल ऑफ शिप, शिप का प्लूरल शिप ही रहेगा, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिप। क्वेश्चन नंबर 53 द प्लूरल ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। एनालिसिस की जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा एनालिसिस, ओके, एनालिसिस, SES हो जाएगा इसमें, ओके, ANALYSES, आई हट के ई। क्वेश्चन नंबर 54 है एडवर्ब फॉर्म ऑफ थ्रेटनिंग, देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, थ्रेटनिंग का, थ्रेटनिंग का एडवर्ब होगा थ्रेटनिंगली, ओके, थ्रेटनिंगली, ओके, थ्रेटनिंगली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है 55वां क्वेश्चन है एडवर्ब फ्रॉम द एडवर्ब फॉर्म ऑफ इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट की एडवर्ब फॉर्म होगा इंडिग्नेंटली, ओके, एडवर्ब फॉर्म बनेगी इसकी इंडिग्नेंटली, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कॉपर इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ओके, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। क्वेश्चन नंबर 57 लुक फिलिंग द ब्लैंक्स यू लीप, लुक आफ्टर यू लीप, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आफ्टर, लुक आफ्टर। और क्वेश्चन नंबर 58 है क्वेश्चन नंबर 58 है द करेक्ट फेमिनिन जेंडर फॉर बैचलर, बैचलर का जो फेमिनिन जेंडर बनेगा बैचलरेट, ओके, बैचलरेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और 60 में इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है, ओके। पहली है क्वेश्चन नंबर 59 हु सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग,
हु सेड टू का हो जाएगा हु आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, यानी व्हाट यू आई वॉज डूइंग। ओके, व्हाट आई वॉज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ही शाउटेड लेट मी गो। ही शाउटेड एट, ओके एट आएगा, ही शाउटेड एट देम टू लेट हिम गो। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके ओके, तो ये होता है इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट। तो हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे चला नहीं जाता। वाच्य का भेद है, मुझसे चला नहीं जाता। तो इसमें जो वाच्य का भेद है वो है कर्म वाच्य। ओके, कर्म वाच्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कर्म वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, मेरा भाई होशियार है। उद्देश्य छांटिए। अब एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो इस वाक्य में उद्देश्य जो है, उद्देश्य है यहाँ पे भाई, यानी मेरा भाई। मेरा भाई यहाँ पे उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ओके, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, यानी मेरा भाई। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अघोष वर्ण छांटिए। अघोष वर्ण, अब दो टाइप के वर्ण होते हैं, एक अघोष एक सघोष। अब हर वर्ग का फर्स्ट और सेकंड जो व्यंजन होता है, फर्स्ट और सेकंड व्यंजन, वो होता है अघोष व्यंजन, वो अघोष वर्ण। ओके, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, त, थ, यानी दूसरा सेकंड व्यंजन आ गया थ। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, अघोष में देखते हैं फर्स्ट और सेकंड व्यंजन, और सघोष में आते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व्यंजन। ओके, सघोष में यहाँ अघोष पूछा था तो सेकंड व्यंजन आ गया थ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नासिक्य व्यंजन है। तो नासिक्य व्यंजन यहाँ ऑप्शन में जो देखा गया है झ, ढ, श, ह, तो यहाँ पे ड जो है ये नासिक्य व्यंजन है। ओके, अगर नासिक्य व्यंजन की बात करें तो एक तो तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ड, य, ण, न और म, ये नासिक्य व्यंजन है। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे मेज, हिमालय, बुढ़ापा, आदमी। तो आदमी ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक पूछिए तो मेज व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं यहाँ पे? साक्षात्कार, दर्पण, स्वर्ग और अम्मा। तो इस क्वेश्चन में 1 से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करेंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको करेक्ट आंसर इसका पता है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। हस्ताक्षर होगा, अम्मा, स्वर्ग, दर्पण, कौन सा होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में महाप्राण कौन सा यहाँ पे दिया गया है? कौन सा महाप्राण है आपको बताना है, त, ब, ठ या र। तो महाप्राण होते हैं हर वर्ग का सेकंड और फोर्थ व्यंजन। ओके, सेकंड और फोर्थ व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण। तो सेकंड और फोर्थ व्यंजन यानी त तो पहला है, त थ, तो त पहला है, ये नहीं होगा। प फ ब थर्ड है, ये भी नहीं होगा। ट ठ, ठ सेकंड व्यंजन है, ये सही होगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। वाह वाह विस्मयादिबोधक, बाप रे विस्मयादिबोधक है, अरे विस्मयादिबोधक है, लेकिन क्योंकि विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, री कौन सा स्वर है? री कौन सा स्वर है? री है ह्रस्व स्वर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ह्रस्व स्वर जिनमें कम ध्वनि लगती है एकदम से, ओके, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 70 क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। संघर्षी व्यंजन, अब अगर ऑप्शन देखें तो संघर्षी यहाँ पे सिंपल संघर्षी लिखा है। तो संघर्षी में एक तो संघर्षी व्यंजन जो है, एक तो श है, श है और सिंपल स, सेब वाला स और ह, ये 4 व्यंजन जो है ये मेनली संघर्षी व्यंजन है। ओके, तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक भी इनमें से नहीं है। अब स्पर्श संघर्षी पूछा है इन्होंने या कुछ और है, लेकिन जो मेन 4
व्यंजन है स्वर संघर्ष के, इनमें से 2 ऑप्शन में कोई भी नहीं है। ओके, तो इसमें वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का, या ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा या किसका कोई आंसर और होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है शुद्ध शब्द छांटो। तो बीमारी में हम छोटी ई की मात्रा लग गई है तो ये गलत है। कवि बिल्कुल सही लिखा है, कवि ऑप्शन सी करेक्ट होगा कवि। अधीन लिख दिया है, अधीन होता है, आ नहीं लगेगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कवि। क्वेश्चन नंबर 72 है 72 क्वेश्चन है शचींद्र का संधि विच्छेद है। देखिए शचींद्र का संधि विच्छेद शची होगा। ओके, शुचि नहीं होगा, शची जमा इंद्र बिल्कुल सही है। सची स से वाला स नहीं आएगा तो ये गलत है। शुचिंद्र नहीं होगा, शुचि। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा सची जमा इंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 निह जमा फल की संधि है। निह जमा फल है एक, तो ये इसमें बताना है कौन सी संधि है। तो निफल में निष्फल जो इसके संधि बनेगी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा निष्फल। निस पूरा स तो नहीं आएगा, निराफल भी नहीं होगा, निर्फल भी नहीं होगा, निष्फल विसर्ग संधि है ये। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा निष्फल। क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं। यानी संस्कृत वे शब्द जो मेनली संस्कृत में थे लेकिन उनमें थोड़ा परिवर्तन आया और वो हिंदी में अभी यूज होते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। ओके, तद्भव शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज करके वो हिंदी भाषा में भी यूज होते हैं। वो जो इनिशियली वो हिंदी संस्कृत वर्ड थे वो होते हैं तद्भव। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम शब्द हमें पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द होते कौन है। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में एज इट इज ही ले लिए गए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अब यहाँ पे पूछा है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो चंद्र तत्सम शब्द है, संस्कृत का वर्ड है। आम्र यानी आम, तो ये तत्सम शब्द है। कर्ण तत्सम शब्द है। जीभ जो ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। ओके, कौन सा शब्द है ये तद्भव शब्द है, जीभ। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि ये तत्सम शब्द नहीं है। जीभ ये हिंदी वर्ड है। ओके, जिभा होता है संस्कृत में, तो जीभ जो है ये हिंदी शब्द है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है 76 क्वेश्चन है निम्न में से लुंठित व्यंजन है। अब लुंठित व्यंजन एक ही होता है। ओके, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लुंठित व्यंजन र को कहते हैं। ओके, र जो है ये लुंठित व्यंजन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका र। अगर क्वेश्चन नंबर 177 को देखें तो यहाँ बोला है संभव में उपसर्ग है। उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे। ओके, उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे, तो उपसर्ग पूछा है संभव में, यानी शुरू में कौन सा उपसर्ग लगा है संभव में। तो संभव में जो उपसर्ग है वो है सम। ओके, सम। भव तो नहीं होगा, उपसर्ग आगे लगते हैं, ये तो पीछे वाला लगा दिया इन्होंने। संभ नहीं होगा, सम भी नहीं होगा। ओके, सम ऑप्शन बी करेक्ट होगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 घुड़सवार में समास है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण में पर, अधिकरण किसका समास है। अधिकरण आता है तत्पुरुष में, तो ये तत्पुरुष समास है अधिकरण में पर, घोड़े पर सवार, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम जो टैट हुआ था उस समय हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा वर्ण। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है अ की कोई मात्रा नहीं होती वह डैश में ही मिला रहता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती वह किस में मिला रहता है, स्वर व्यंजन में मिला रहता है या सिर्फ व्यंजन में मिलता है या सिर्फ स्वर में मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ओके, स्वर या व्यंजन। ओके, स्वर व्यंजन दोनों में, तो ऑप्शन बी को हम लेकर चलेंगे कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 व्यंजन का उच्चारण सदा फिलिंग द ब्लैंक्स की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण जो है ये सदा स्वर की सहायता से होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्वर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 ज का उच्चारण स्थान है। ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो ज का उच्चारण स्थान है तालु। ओके, अगर आप ऐसे सीरीज में याद रखें, सबसे पहला आता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा। ओके, कंठ, तालु, मूर्धा,
फिर फोर्थ में दंत, फिर फिफ्थ में ओष्ठ। ओके, तो कंठ से शुरू होता है कवर्ग, तालु से च्वर्ग, दंत से ट्वर्ग, सॉरी मूर्धा से होता है ट्वर्ग, दंत से त्वर्ग। ओके, यानी क ख ग घ ये कंठ की आवाजें हैं, च छ ज ये तालु, मूर्धा क च ट ट्वर्ग मूर्धा, ट ठ ड इसमें मूर्धन्य, मूर्धा के साथ जीभ लगती है, और इसके बाद त्वर्ग। ओके, त थ द द, त बोलते हैं तो जीभ हमारी टच होती है दांतों से। ओके, ये प्रैक्टिकली आप याद रख सकते हैं, क च ट त प, कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठ, ऐसे सीरियल में अगर याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, तालव्य, तालु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पीताम्बर कौन सा शब्द है? अब शब्द योग यौगिक होते हैं, रूढ़ होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। अब पीताम्बर ये योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? अब योग रूढ़ शब्द ये तो यौगिक तो होते हैं ये, लेकिन इनका जो मीनिंग निकलता है ये कोई और मीनिंग निकलता है, यानी पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, यानी पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी किसी गॉड की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, किसी अगले पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। पीताम्बर अपने आप में किसी दूसरे का नाम है। ओके, तो यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि आप ऐसा समझिए कि जैसा बहुब्रीहि समास में होता है, ओके, वैसा ही योग रूढ़ है। योग रूढ़ और बहुब्रीहि में सेम कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 84 है, सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर का अगर पर्यायवाची देखें तो मंजुल, चारु, रुचिर ये सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। सिंधु सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगर घन के अनेकार्थी शब्द देखें, इनके पर्यायवाची देखें घन के, तो बादल घन को बोलते हैं, घना घन को बोलते हैं, हथौड़ा भी घन को कहा जाता है। यानी घन आपने सुना होगा कि घन यानी जो बड़ा हथौड़ा होता है, बहुत बड़ा हथौड़ा होता है, उसको घन कहा जाता है, जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए यूज होता है हथौड़ा, यानी तो ये भी घन का ही अनेकार्थी है। यहाँ बचता है गरिष्ठ, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भूखे प्यासे में समास है। तो हमने समास जितनी भी बार हमने कई बार डिस्कस किए हैं, तो हमने बताया है कि जिन शब्दों के बीच में ऐसे डैश आ जाता है ना, तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। ओके, द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे, रात दिन, माता पिता, जिनके बीच में भी डैश आ रहा है, यानी द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, वो इससे नीचे एक और पहले क्वेश्चन नंबर 87 बच गया। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग लगते हैं आगे और प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो उपसर्ग प्रत्यय अच्छाई में है, यानी पीछे ही होगा। अच्छाई, आई प्रत्यय है इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अच्छाई। क्वेश्चन नंबर 88, पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। अब पुनरुक्त ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द, एक शब्द है जो बार बार रिपीट होता है, जैसे धीरे धीरे, आगे आगे। ये इसका और उदाहरण जैसे खेलते खेलते, बार बार, रोते रोते। जब ऐसे शब्द सेम वर्ड रिपीट होते हैं डैश के साथ, तो वो होते हैं पुनरुक्त शब्द। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थोड़ा थोड़ा होता, अगर थोड़ा के साथ थोड़ा थोड़ा, तो ये भी पुनरुक्त शब्द का उदाहरण होना था, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत है तो ये नहीं होगा। खाना पीना नहीं होगा, सुबह शाम नहीं होगा। सुबह सुबह होता, अगर सुबह सुबह, तो ये पुनरुक्त शब्द होता। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, गंगा हिमालय से निकलती है में कारक है। अब कारक हमने प्रीवियस डेज में हमने डिस्कस किए। कारक जब हम पीजीटी के हिंदी सेक्शन को डिस्कस करते थे, कारक में जब भी हिमालय से निकलती है, अब यहाँ पे जुदाई की भावना आ रही है, यानी बिछड़ रही है। ओके, जुदाई, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी दूर जा रही है हिमालय से गंगा। तो ये जो कारक है ये आपादान कारक, आपादान से जुदाई, यानी यहाँ पे दूर जब कोई चीज होती है तो आपादान कारक कहता है। ओके, ऑप्शन डी। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से जो है पत्ते दूर जा रहे हैं। ओके, जब भी दूर जा रही होती है कोई चीज तो ये आपादान कारक के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, इस वाक्य में क्रिया है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, इस वाक्य में जो क्रिया है यह है अकर्मक क्रिया। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अकर्मक क्रिया। ओके, सो हमने पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप?
यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज वेल्गा। ओके, वेल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेल्गा। एक क्वेश्चन नंबर 122, अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, आइजोल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आइजोल। क्वेश्चन नंबर 123 एचपीजी के से क्वेश्चन है, वेयर इज द फेयर कॉल्ड ढुंगरी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ढुंगरी नामक मेला कहाँ लगता है? तो आपने अगर हमारी एचपीजीके की मैराथन वीडियो देखी होगी तो एचपीजीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन वहां से आए थे। तो ढुंगरी मेला लगता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में। ओके, इस मेले को हडिम्बा देवी फेयर भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ओके, अगला क्वेश्चन 124 हिमाचल जी के क्वेश्चन है, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? हु स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट बेगार प्रथा इन शिमला? तो शिमला में सैमुअल इवान स्ट्रोक्स, जिनका यहाँ पे लिखा है सैमुअल स्ट्रोक्स, इन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सैमुअल इवान स्ट्रोक्स ये अमेरिकन थे, यहाँ आकर बस गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? व्हेन वाज गेटी थिएटर ऑफ शिमला डेडिकेटेड टू द जनरल पब्लिक? देखिए ये क्वेश्चन भी हमारी मैराथन की वीडियो से आया हुआ है। तो गेटी थिएटर ओपन हुआ था पब्लिक के लिए 1887 में। ओके, 1887 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 30 मई 1887 को। और इस गेटी थिएटर में जो पहला नाटक हुआ था, ओके, उस नाटक का क्या नाम था? आपको उस नाटक का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान स्कीम प्रोवाइडेड मंथली पेंशन फॉर, ये स्कीम बीजेपी की गवर्नमेंट के कार्यकाल में शुरू की गई थी। उन व्यक्तियों को ये मासिक पेंशन दी जाती है जो 1875 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे। ओके, जेल में बंद लोगों को ये मासिक पेंशन फैसिलिटी शुरू की गई है। ओके, इस पेंशन का नाम है, जो योजना है, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय को एक साथ 3 अवार्ड जीते? विच इंडियन वोन 3 अवार्ड साइमल्टेनियसली एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024? तो 2024 में जिन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं ग्रैमी में, वो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। ओके, उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए, एनडीए की गवर्नमेंट बनी, ये कौन सी लोकसभा के चुनाव थे? तो ये 18वीं लोकसभा थी। ओके, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमने जब डेज डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन भी इसमें कवर किया था। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हिमाचल का और कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए इसमें क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 है, कौन सा लाल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? तो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मंगल ग्रह, मार्स। क्वेश्चंस काफी इजी थे, वैसे ज्यादा टफ नहीं थे। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत किस आयु तक के अनाथों को शामिल किया गया है? तो इसमें उम्र बढ़ा के 27 वर्ष तक कर दी है। ओके, 27 वर्ष तक के जो अनाथ बच्चे हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत। ओके, 27 वर्ष तक की एज है इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2024? तो काबो वर्डे कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। ओके, बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी सी करेक्ट होगा इसमें, काबो वर्डे। ओके, ये कंट्री है जो मलेरिया मुक्त घोषित कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? विच
स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात स्टेट की लगती है, ओके, अरब सागर से, ओके, अरब सागर से, अरबिक ओशियन से। अब कितनी लंबी है? तो इसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने जो रिसेंटली डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम रखा है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, क्या नाम है साउथ करेंसी का? साउथ कोरिया की करेंसी का नाम है वॉन, ओके, वॉन साउथ कोरिया की करेंसी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको बताना है भात किस कंट्री की करेंसी है? भात, ये भी एशियन ही कंट्री है, इतना बताता हूँ, एशियन कंट्री है भात जिसकी करेंसी है, ओके। कमेंट सेक्शन में बताइए भात कौन सी कंट्री की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द फाउंडर ऑफ पेंसिलिन, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन्होंने डिस्कवर की थी पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुई पॉस्चर ने इन्होंने प्रिंसिपल दिया था पॉस्चराइजेशन का, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। टेस्ला कंपनी के जो करंट सीईओ कौन है? हु इज द करंट सीईओ ऑफ टेस्ला? तो फेमस कंट्री है, अमेरिकन कंपनी है टेस्ला। टेस्ला के सीईओ है इलॉन मस्क, ओके, चर्चा में रहते हैं इलॉन मस्क, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इलॉन मस्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को, ओके, 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। हिमाचल प्रदेश जीके से क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर छोटी काशी? तो छोटी काशी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मंडी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्पीति घाटी का अंतिम गांव विच इज द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली? स्पीति वैली का लास्ट विलेज जो है वो है लोसर, लोसर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लोसर। गैमूर क्या है? गैमूर एक गोम्पा है, ओके, ये एक मोनेस्ट्री है गैमूर गोम्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ स्थित है? वेयर इज IIM लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? IIM की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी वीडियो की इस शॉर्ट वीडियो देखी है जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT, NIT, IIM, ट्रिपल IT सॉरी, ये सारे इंस्टीट्यूट हमने इस शॉर्ट वीडियो में, एक 60 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में कवर किए थे। तो उसमें हमने बताया था कि IIM डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम हिमाचल जी के। कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य, वेयर इज कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ओके, खजियार साइड है ये, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंबा में है, खजियार, खजियार के पास ये कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, हिमाचल प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी तक, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन में पूछते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र अभी बनी है, इनका नाम है रश्मि शुक्ला, ओके, रश्मि शुक्ला इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से। क्वेश्चन में पूछा है, नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो आपने इसको स्टोरी पता होगी कि नंद वंश को उखाड़ के फेंका था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से चाणक्य ने उनको गाइड किया था, नंद वंश को उखाड़ फेंका था। तो नंद वंश के जो अंतिम
सम्राट थे वो थे धनानंद। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धनानंद। इनकी डेथ हुई थी 321 बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर कॉमन इरा 321 बीसीई में ये धनानंद की। ओके, इनकी डेथ हुई थी, डाइड। अगला क्वेश्चन है साइंस से, जनरल साइंस से, बायोलॉजी से। मनुष्य के शरीर की टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? वेयर इज द बोन कॉल्ड टिबिया लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? तो टिबिया ये जो बोन है ये लोअर लेग में पाई जाती है। ओके, इन लेग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टांग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज इज बीसीजी वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रन? तो बीसीजी वैक्सीन जो है ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ओके, टीबी से बचने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बीसीजी वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टीबी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टीबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच फंगी आर स्टडीड कॉल्ड? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और जिसमें फंगी की स्टडी की जाती है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। ओके, माइकोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच फंगी आर स्टडीड। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइकोलॉजी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे डेंजरस जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है आज का जीके पोर्शन का। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर रिसेंटली गिवन द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऑफ द ईयर 2024? हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो ये 19 बच्चों को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। 19 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 19 बच्चे थे ये। ओके, सो दैट्स इट। तो लास्ट में बचता है हमारे पास फोर्थ सेक्शन मैथ्स का। ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही होंगे, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे सॉल्यूशन की। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आए सॉल्यूशन के साथ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर टेलीग्राम पे अगर आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर पाएंगे आप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही है। थैंक यू सो मच।